हेलो धुरंधर। सब बढ़िया। देखो क्या है कि एक तो मेरी सिलेक्शन और दूसरा मेरे कुछ अपने पर्सनल काम थे। इसके अलावा कुछ लोगों के और भी काम थे, इसलिए मैंने क्लासेस को थोड़ी सी सस्पेंड रखी थी। लेकिन अब क्लासेस रेगुलर होंगी और मंडे से मतलब मैंने ये सोचा था कि मंडे से क्लासेस को रेगुलर शुरू कर दूंगा। लेकिन एक दिन लेट हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन चलिए, अभी क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी और हम लोग फिर वही उमंग और जोश से पढ़ना शुरू करेंगे। आज की हमारी क्लास है टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अभी तक जो भी बातें हमने पढ़ ली है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले संडे को उन सभी को रिकैप करा दूं, उन सभी को रिवाइज करा दूं आपको। हो सकता है उनमें से बहुत सारी बातें आपको दिमाग से थोड़ी सी मिस हो रही होंगी। लेकिन मंडे को मैं सारी चीज़ें को वापस से रिकैप कराऊंगा। हो सकता है वो लंबी क्लास होगी, चूंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ ठीक नहीं है। नहीं तो मैं सारी चीज़ें लाइव ही करा देता। जल्द ही आपको एक शानदार सेटअप भी देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली चार टाइप होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर माने बनावट। इसके पहले हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पज माने उद्देश्य के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि हम सेंटेंस को कहाँ यूज करते हैं, किस उद्देश्य से यूज करते हैं, उसके आधार पर हमने उसके टाइप्स देखे थे। अभी हम देखेंगे उनके बनावट के आधार पर कि वो कैसे बने होते हैं। इस आधार पर सेंटेंस के चार टाइप होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है ना? आपको बहुत मुश्किल लगता होगा लेकिन बहुत इजी है। मतलब हमको नहीं लगता इससे ज्यादा इजी ग्रामर का कोई टॉपिक भी होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया कि चार टाइप होते हैं। कौन कौन? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को एक अलग नाम से जानते हैं हाइब्रिड। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशंस क्या है, मैंने बहुत शुरुआत में आपको बताई थी कि इंग्लिश जो है ना एक भाषा है। ये कोई साइंस का वो मतलब या किसी दूसरे सब्जेक्ट का वो डेफिनेशन वगैरह याद करने का विषय नहीं है। ये सीखना है, इसको कम्युनिकेशन स्किल में आपको मतलब एज ए लैंग्वेज, हालांकि ये लैंग्वेज है ही तो इसको यूज तो करना ही है। जैसे हम हिंदी को, भोजपुरी को यूज करते हैं, उसको भी ऐसे ही यूज करना है। तो हमें उसके पीछे के लॉजिक्स को समझना है, ना कि डेफिनेशंस को हमें रट्टा मारना है। कहीं आपसे कोई पूछ नहीं दे रहा है कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन से लिखिए। ऐसा कहीं कोई पूछने वाला नहीं है आपकी जिंदगी में। आपको बस उसके लॉजिक्स जानने हैं, उसको समझना है कि भाई आखिर ये चीज काम कैसे करती है। हालांकि मैंने जितनी क्लासेस कराई, मैं आपको लॉजिक ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भी लग रहा है कि आप बहुत शानदार सीख रहे हैं, है ना? तो चलिए इसको भी और भी शानदार तरीके से इसे सीखते हैं, है ना? तो अभी आपको डेफिनेशन वगैरह पर फोकस नहीं करना है, विशेष फोकस आपका होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या रह रहा है ना? देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हमने ये बताया कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ी कि सेंटेंस को हमने क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मैंने पर्पस यूज, उद्देश्य के आधार पे कि हम उनको कैसे यूज करते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर के आधार पर उनको क्लासिफाई करते हैं, है ना? अलग अलग क्लासों में बांटने को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन जो होता है ना, ये वाला जो हम अभी स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं, हालांकि नाम स्ट्रक्चर जरूर है लेकिन ध्यान आपका होना चाहिए कि सेंटेंस जुड़ कैसे रहे हैं। सिंपल जो सेंटेंस होता है ना, कि जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, वो सिंपल सेंटेंस है, उसके अंदर कोई और क्लॉज नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर क्लॉजेज जुड़ रहे हैं, आपको पता है क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, उसको तो मैंने डीप में पढ़ा रखा है आपको। तो वो क्लॉज जो जुड़ते हैं ना, कैसे वो कंबाइन हो रहे हैं, इसी आधार पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं। कॉम्बिनेशन के आधार पर कैसे हम उन्हें जोड़ रहे हैं। अच्छा, हम सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे? हमने बता रखा है आपको कि अंग्रेजी में कुछ चीजें ना ग्लू का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, उनको हम कनेक्टर्स बोलते हैं।
जैसे वर्ड कनेक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं, और जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं उनको हम बेसिकली कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर में कंजंक्शन की भूमिका होने वाली है। तो कह रहा है कि एक कंजंक्शन सेंटेंस को कैसे जोड़ रहा है, उन्हें सेंटेंस कनेक्टर माने कंजंक्शन, कंजंक्शन माने सेंटेंस कनेक्टर। तो कह रहा है कि सेंटेंस कनेक्टर जो होता है ना, वो दो सेंटेंसेस को कैसे कैसे जोड़ रहा होता है, इसी आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। अब केवल हमें ये ध्यान देना है कि सेंटेंस अब जुड़ कैसे रहे, ठीक है। अगर इस बात पर आप ध्यान दोगे ना तो ये चैप्टर इतना आसान लगेगा ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाउ सेंटेंस आर कंबाइंड यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स, है ना। सेंटेंस कनेक्टर मींस कंजंक्शन, है ना। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो एंड, बट, और, सो, फॉर, बिकॉज, ऑल्दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, है ना। आपको याद भी नहीं करने होते, ठीक है ना। सारी चीजें याद नहीं करनी होती, कुछ बातें याद करनी होती है, उनको याद करेंगे, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर हम देखें तो सेंटेंस को कनेक्ट करने का 3 तरीका है, ठीक है। फिर से समझिए, हम सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो हम मात्र 3 तरीके से ही जोड़ सकते हैं। कैसे? तो कह रहा है कि हम इक्वल टाइप के सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। समझिएगा बात को कि हम इक्वल टाइप के क्लॉज को, अभी क्लॉज और सेंटेंस दोनों सेम ही बात होती है। आपको ये बात मैंने पहले बता रखी है जब क्लॉज पढ़ा रहा था। क्लॉज और सेंटेंस सेम ही बात होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ते हैं और उनके टाइप इक्वल होते हैं, वो इक्वल लेवल के होते हैं, है ना, तो एक तरीका हो गया जोड़ने का। दूसरा हो सकता है कि दोनों अलग अलग हों, मतलब कि एक जो है ना वो मुख्य हो और दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट हो, है ना। या हो सकता है कि एक सिंपल हो दूसरा कॉम्प्लेक्स हो। तो कह रहा है कि जब हम जोड़ते हैं ना तो अनइक्वल टाइप ऑफ सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, ऐसे कनेक्टर्स भी होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं। अब ये मैं आपकी एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। लेट मी सिलेक्ट द पेन। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप ये देखो, अभी ये कलम काम नहीं कर रहा, आप इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा है? एंड लिखा है, लेकिन और कोई कनेक्टर इसमें तो दिख ही नहीं रहा हमें। यहाँ पे बट लिखा है, दूसरा कोई कनेक्टर तो दिख ही नहीं रहा हमें, है ना, नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो तो एक है इधर और दूसरा है और, यानी कि ये अलग अलग कनेक्टर्स नहीं है, एक ही कनेक्टर 2 भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। अभी आप देखोगे लाइक टी और लाइक कॉफी, ठीक है। अब देखोगे कि दोनों सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस है। एक सिंपल से सब्जेक्ट को दोनों शेयर कर रहे होते हैं, है ना। हालांकि इस बात में नहीं जाना है कि सब्जेक्ट को शेयर करने का मतलब क्या होता है, कि क्या वो सेम ही है, वो बात नहीं समझिए। सिंपल आप समझिए कि ये सिंपल सेंटेंसेस दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तरीका ये, यहाँ देखिएगा कि एक सिंपल सेंटेंस है और आप यहाँ देखिए, है ना, बट ही डज नॉट लाइक कॉफी। अरे ये भी तो वही बात है, एग्जाम्पल क्या गलत एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए। हालांकि ये एग्जाम्पल गलत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ, हालांकि जगह नहीं है। जैसे मैं लिखूं कि आई विल गो टू मार्केट इफ यू कम। अब आप देखोगे कि ये दोनों जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों जो है ना वो इक्वल लेवल के नहीं है, ठीक है। ये जो इफ यू कम जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ये जो है ना ये सबऑर्डिनेट है, मतलब छोटा वाला है, उसकी इसकी ताकत कम है। और ये आई विल गो जो है ना इसकी ताकत बड़ा है, तो ये प्रिंसिपल वाला है। तो इन दोनों को जोड़ रहा है। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन प्रिंसिपल होगा कौन सबऑर्डिनेट होगा, इतना भी आपको डीप में अभी नहीं जाना। अभी मोटी मोटी बात समझनी है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इक्वल टाइप के सेंटेंस को जोड़ते हैं, अभी टाइप का मतलब ये मत समझना कि मतलब किसी और टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। वो लेवल ऑफ सेंटेंसेज होते हैं, वो आपको अभी समझ में आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम इक्वल चीजों को जोड़ते हैं एक तरीका हो गया, जब अनइक्वल चीजों को जोड़ते हैं दूसरा तरीका होगा। और फिर हम कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये कनेक्टर जो होते हैं ना वो अकेले ना आते हैं, वो जो है ना वो 2 भागों में बंटे होते हैं, है ना। तो चलिए, अब जो इक्वल को जोड़ता है इनको हम कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। समझना बात को, कोऑर्डिनेटिंग, को माने जैसे को एड होता है, को एड,
है ना, कोऑपरेशन होता है, ठीक है, यानी कि सहयोग, साथ में काम करने वाला। तो सहयोग और साथ में कौन काम करेगा, जो बराबर होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग का सिंपल ये मतलब है कि दोनों बराबर हैं। सब ऑर्डिनेट, जैसे बोला जाता है कि वो मेरा सब ऑर्डिनेट है, मतलब वो मुझसे छोटा है ना। नौकरी में बोलते हैं कि फलाना राम इज माई सबऑर्डिनेट इन दैट ऑफिस, मतलब राम मेरा जो है ना मुझसे छोटे लेवल पे काम करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट, यानी कि एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। अब इसको बोलते हैं को रिलेटिव। को रिलेटिव यानी कि ये दो में, जो आपको दिख रहा है ना, ये पेयर में आया होगा, जोड़ा में आया होगा, और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए को माने साथ में, और रिलेटिव माने संबंधी, वो एक साथ आते हैं। क्लियर, फिर से समझिए। कोऑर्डिनेट माने इक्वल जोड़ेगा, सबऑर्डिनेट माने इक्वल नहीं जोड़ेगा, और को रिलेटिव माने पेयर में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो। ये तरीके हैं जोड़ने के, और इसी तरीके के आधार पे टाइप ऑफ कंजंक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ कंजंक्शन हो गए, देखिए तो 3, है ना। कौन कौन, जैसे कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और ये पेयर्ड कंजंक्शन, जिनका और भी दूसरा नाम है कोरिलेटिव, ठीक है। तो एक एक करके पहले इनको समझ लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो कह रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इक्वल टाइप ऑफ सेंटेंस या वर्ड को जोड़ता है, ठीक है। इक्वल टाइप ऑफ सेंटेंस या वर्ड को जोड़ता है ना। वर्ड टू वर्ड भी कनेक्ट कर सकता है और सेंटेंस टू सेंटेंस भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप एक बात समझना, अच्छा प्रेपोजिशन का काम क्या है। प्रेपोजिशन वर्ड टू वर्ड कनेक्ट नहीं करता, वो सेंटेंस को वर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर से समझिए, प्रेपोजिशन भी ग्लू है, कनेक्टर है, लेकिन वो एक वर्ड को उठाएगा और वो सेंटेंस से कनेक्ट करा देगा। लेकिन कंजंक्शन क्या होता है कि वो वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कर सकता है और सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वर्ड टू सेंटेंस कनेक्ट करेगा, ये काम कंजंक्शन का नहीं है, ये काम किसका है, प्रेपोजिशन का है। बात ध्यान में रखना इस बात को, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। वर्ड को अगर सेंटेंस से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे अभी तो इधर जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कि इसमें एक स्लाइड डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। चलो अब इस स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूँ कि बात क्या मैं कह रहा था, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट, हाँ देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने लिखा आई हैव ए पेन, ठीक है। अब मैंने लिख दिया टेबल, समझना बात को, मैंने लिखा आई हैव ए पेन और मैंने लिखा टेबल। अब इस टेबल वर्ड को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ना है, तो मैं एक साथ बात लिख देता हूं ऑन टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। अब समझना बात को कि ये प्रेपोजिशन आया और प्रेपोजिशन ने इस वर्ड को किससे जोड़ दिया, पूरे सेंटेंस से जोड़ दिया। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने लिखा राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। अभी आप देखोगे ये एंड आया है ना, तो ये राम और श्याम को कनेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ये राम और श्याम को कनेक्ट कर रहा है, तो राम भी एक वर्ड है और श्याम भी वो एक वर्ड है ना। और इन दोनों को अगर ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। ये अंतर होता है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन वर्ड को पूरे सेंटेंस से जोड़ता है, लेकिन कंजंक्शन जो है ना, या तो वर्ड वर्ड को जोड़ेगा या सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ेगा, वर्ड सेंटेंस में वो नहीं काम करता है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम समझते हैं होता क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ही तरह के सेंटेंस को जोड़ देगा, या एक ही तरह के वर्ड को जोड़ देगा, ठीक है, या एक ही तरह के फ्रेज को जोड़ देगा, है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कह रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए इसको याद करना जरूरी है, बस इसको याद करो, सबऑर्डिनेटिंग याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अगर कंजंक्शंस देखें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की संख्या ज्यादा है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की संख्या ज्यादा नहीं है ना। इसलिए उनको याद करना आसान होता है। उसके लिए क्या है ना, एक एक्रोनीम है। एक्रोनीम क्या है, फैन वॉइस। आपको एक वर्ड याद रखना है, फैन वॉइस। एफ स्टैंड्स फॉर, एफ, ये फॉर होना चाहिए, हाँ फॉर तो ही लिखा है ना। फॉर, ए एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और एस से सो। तो ये 5 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 जो है ना, ये 7
ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसको आपको याद कर लेना है, पॉइंट वाइज लिखना है और याद कर लेना है, ठीक है। सेंटेंस में भी आप देखोगे वो इक्वल टाइप के सेंटेंस को या इक्वल टाइप के वर्ड को जोड़े होते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। क्लियर। अब एक बात देखना तुम कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझना। हालांकि ये एरर्स पूछे नहीं जाते हैं, ये काम की बात एग्जाम की दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझ बढ़ाने के लिए ये काम की चीज है, ठीक है। कह रहा है कि जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं ना, तो हमें अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ना होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, तो हमें कॉमा लगाना पड़ता है। फिर से समझ लो, देखो तो ये पूरे सेंटेंस में जहां भी तुम देखोगे, कई बार तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, तो एक कॉमा देख करके तुम्हें ये बात पता चल जाएगी। देखो, बट के पहले कॉमा है, और के पहले कॉमा है, येट के पहले कॉमा है, सो के पहले, और के पहले, एंड के पहले। तो एक बात ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात इसके लिए काफी है। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? वो अनइक्वल चीजों को जोड़ रहा होता है, ठीक है। अनइक्वल चीजों को जोड़ रहा होता है। अच्छा, इनकी संख्या ज्यादा होती है तो उतना याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, एक दो बार तुम देख लेना कि ये क्या है। आफ्टर, अल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, इस तरह की चीजें हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आती हैं। अब तुम इधर देखो, ठीक है। अब ध्यान देना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। तुम कहोगे कि सर भैया यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है ना। आप तो कह रहे थे कि उसमें कॉमा लगाना है। ध्यान से देखना, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस बात को तुम पकड़ लेना। इस सेंटेंस में यहां जो दिख रहा है और एक इस सेंटेंस में, दोनों में क्या अंतर है? ध्यान से अगर तुम देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि देखो, एक सेंटेंस जो है ना, ये वाला सेंटेंस, और एक सेंटेंस है यहाँ हमारा ये वाला सेंटेंस। फिर तुम देखोगे कि यहाँ पे एक सेंटेंस ये वाला रहा और एक सेंटेंस ये वाला रहा। क्लियर। अब तुम देखो कि ये जो कंजंक्शन है ये पहले लिखा हुआ है, इसीलिए कॉमा आया था। अगर ये बाद में लिखा हुआ होता, यानी बीच में लिखा हुआ होता, ठीक है, तो कॉमा हमें नहीं देना है। ध्यान रखोगे। फिर से देखो, अगर ये वेन पहले आया है तो कॉमा कहीं दिखेगा, इफ आया है तो कॉमा कहीं दिखेगा, सिंस आया है तो कॉमा कहीं दिखेगा। अच्छा, ये बीच में आया है तो कॉमा कहीं दिखा क्या? नहीं दिखा। तो इस बात को भी समझना। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग में हमने कहा देखा कि कहीं भी यूज हो, बीच में जैसे यूज हो रहा है उसके जस्ट पहले कॉमा आएगा, जस्ट पहले कॉमा आएगा, जस्ट पहले कॉमा आएगा, जस्ट पहले कॉमा आएगा, जस्ट पहले कॉमा आएगा। एक तो ये छोटी सी बात है, बस हमें ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब कि चीजों को देख के हमें पता चल जाए। क्योंकि इंसान का जो होता है ना, ऑप्टिकल मेमोरी ज्यादा तेज होती है ना। मतलब हम देख के ज्यादा जल्दी चीजों को सीख पाते हैं, है ना। तो थोड़ी सी ऑप्टिकल मेमोरी शार्प हो कि हम देख के हम पता कर पाए, अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो वो हमें कॉमा देख लेना होता है ना। हालांकि जो मेन बात है वो है ये फाइन वॉइस, आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक दो बार इसको भी देख लेना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कौन कौन है, अच्छा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलते हैं पेयर्ड कंजंक्शन। पेयर्ड कंजंक्शन माने हमेशा जोड़ी में आएंगे, ठीक है। अच्छा, जोड़ी में आएंगे और तुम इसके बारे में, इससे जो है ना, ये जो है ना, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाली। वो नहीं पूछता है कि तुम ये बताओ इधर के बाद और आता है, इधर के बाद और कुछ भी, ऐसी ऐसी बातें वो नहीं करता है। वो कुछ और करता है, जो थोड़े आगे एक दो स्लाइड बाद तुम्हें वो बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? वो जो होता है ना, वो हमेशा पेयर में आते हैं। सॉरी, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, पेयर के लिए तुम्हें याद रखना होगा कुछ चीजें, ये ध्यान देना तुम, इन्हें लिखना है ना, कि नॉट ओनली होगा, बट ऑल्सो आएगा, नॉट के बाद बट आएगा, विदर के बाद और आएगा। इस तरह से चीजें तुम लिख लेना एक दफा के लिए, ठीक है। वो ज्यादा पूछता क्या है, जैसे रैदर के बाद और एक दो और भी हैं, वो मैं तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। नॉन सुनर वाला जो है ना, वेन वगैरह सब आता है, तो वो जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो बहुत हाईलाइटेड होता है, बहुत फेवरेट होते हैं एसएससी के, वो हमेशा पूछता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कह रहा है कि हाउ द टाइप ऑफ कंजंक्शन डिसाइड द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब ध्यान देना कि तुमने कितने तरह की कंजंक्शंस पढ़ी, अभी अभी पढ़ी तुमने 3 तरह की, तो इसमें से एक को ड्रॉप कर दो, कोरिलेटिव को, वो कुछ और बात है। हमें अभी 2 बातें समझनी है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग माने इक्वल इक्वल को जोड़ेगा,
दोनों एक जैसे होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में एक बड़ा एक छोटा होगा। ठीक है, ये दो चीजें हमने सीखी अभी। तो ये जो कंजंक्शन होगा ना, अगर तुम कंजंक्शन को देख के पता कर लो कि ये कौन सा कंजंक्शन है, तो तुम उस सेंटेंस के टाइप भी बता पाओगे। क्लियर? अब कैसे टाइप पता चलेगा, तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जोड़ेगा वो कंपाउंड बनाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कैसे याद रखोगे, कैसे ये समझोगे तुम बात को? कभी तुम मिस हो जाए, कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए कि यार कोऑर्डिनेटिंग क्या कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे होगा। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स में इधर एस का साउंड आ रहा है, एस का साउंड, एस का साउंड, कॉम्प्लेक्स, एस एस एस। और तुम देखोगे यहां भी सबऑर्डिनेटिंग, एस एस शुरू हो रहा है। ठीक है, इस चीज को पकड़ लोगे, बाकी सब क्लियर। हमें लगता है अब तुम इजीली इस बात को समझ पाओगे। अच्छा, एक और टाइप है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड क्या होता है? भाई देखो, इसमें क्या है ना, दो सिंपल सिंपल सेंटेंस जुड़े होते हैं कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि एक क्लॉज, मतलब सिंपल क्लॉज होते हैं, वो जो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तुमको पता है कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक्चुअल में सेंटेंस ही होता है, इसीलिए तो मैं सीरीज में पढ़ा रहा हूं। मेरी क्लासेस अगर तुम पीछे नहीं देख पाए तो आगे तुम्हारे बस की बात होगी नहीं। ठीक है, पीछे की बातों को याद करो। तुमको मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं, दे आर एक्चुअली सेंटेंसेस, वो सेंटेंस ही हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड जो है ना, वो दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को जोड़ा होता है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? वो कॉम्प्लेक्स में आता है। अब हाइब्रिड क्या होता है? अब हाइब्रिड में क्या होता है कि ये दोनों को मिक्स किया गया होता है, माने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो वो दोनों को मिक्स कर दोगे, है ना, तो वो बन जाएगा हाइब्रिड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये कह रहा है कि तुम पहचानो कि ये कौन से सेंटेंस के टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना, इसमें कंजंक्शन क्या यूज हुआ है वो पहचानो। वो हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है, तो लिख दो बट। बट यूज हुआ है कंजंक्शन के रूप में। फिर कह रहा है कि ये टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या है, बट कौन से टाइप के कंजंक्शन में आता है। तो देखो 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 देखो, याद होता तो तुम्हें ये पता चल जाता, इसमें कहीं बट लिखा हुआ है, देखो तो है बट। बट है ना, तो अगर बट है, इसका ये मतलब है कि वो कोऑर्डिनेटिंग है, तो हम इसको सिंपली कोऑर्डिनेटिंग लिख देते हैं। क्लियर? अब तुम्हें पता है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग आया है तो वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स लास्ट में एस का साउंड है, तो वो सबऑर्डिनेटिंग से जुड़ा हुआ होगा। अब आ जाओ यहाँ अल्दो। अब तुम बताओ तो, यहाँ जो अल्दो आया हुआ है, क्या ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? फैन वाई में कहीं आ रहा है क्या? फैन वाई में ए के है, उस ए का मतलब होता है एंड, एल्दो तो नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि ये सबऑर्डिनेटिंग है। और तुम्हें पता है सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। आई एम ए कॉम्प्लेक्स मैन। ठीक है, अब देखो तो एंड, फिर तुम्हें पता चल गया ना, ना एंड का मतलब तो हमने फैन वाई में पढ़ा। तो ये कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब कंपाउंड। बिकॉज, बिकॉज तो हमने फैन वाई में नहीं पढ़ा, उसमें बी आया है, लेकिन बट के लिए आया है, बिकॉज के लिए थोड़ी आया है। तो यहाँ लिख दो बिकॉज, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सबऑर्डिनेटिंग, और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब कॉम्प्लेक्स। अब देखो तो तुम, ये बट है और ये बिकॉज है। और बट क्या है? बट तो तुम्हें पता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, और लेकिन बिकॉज क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग है। यानी कि अगर कोऑर्डिनेटिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग बनाएगा कंपाउंड और सबऑर्डिनेटिंग बनाएगा कॉम्प्लेक्स। जब एक ही सेंटेंस में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की चीजें शामिल हो तो हम उसे हाइब्रिड बोल देते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब तुम्हें कंजंक्शन के बारे में, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उनके बारे में एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है। वो चीज क्या है कि ये जो दो पार्ट में बटे होते हैं ना, ये दोनों पार्ट उनके बाद आने वाली चीजें एक जैसी होंगी। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मान लो कि दो ग्लास हैं, है ना, और दो ग्लास एक ही जैसे हैं, है ना, तो तुम क्या सोचोगे कि दोनों में एक ही मतलब आयतन का, एक ही वॉल्यूम का वाटर या दूध जो भी हो वो जाएगा उसके अंदर।
दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, शायद तुम्हें और अच्छा से समझ में आए। जैसे मान लो कि मतलब तुमने अपने यहाँ दो देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया, तो दोनों प्रधानमंत्री को एक ही तरह का प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि दोनों तो प्रधानमंत्री ही हैं, तो प्रोटोकॉल सेम ही होना चाहिए। ठीक उसी तरह एक ही चीज के दो हिस्सों में बटा होता है, तो एक के बाद जो चीज आएगा, जिस तरह की चीजें आएंगी, दूसरे के बाद मैंडेटरी है कि उसी तरह की चीजें आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ के बताते हैं तुमको। जैसे मान लो कि बोथ और एंड, ठीक है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो बोथ के बाद आया हुआ है माई सिस्टर और इसके बाद आया हुआ है माई कजन। तुम देखोगे कि ये भी भाई साहब नाउन है हमारे और ये भी भाई साहब नाउन है हमारे। अच्छा, ये बात तुम कहोगे कि भैया कजन तो नाउन समझ में आ रहा है, लेकिन माई नाउन थोड़ी है। मैंने बताया था कि अगर कहीं पे नाउन और एडजेक्टिव लिखे हुए हों तो एडजेक्टिव हेड नहीं होगा। कौन हेड होगा? नाउन हेड होगा, एडजेक्टिव नहीं हेड होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल देखो। तो एक देखो यहाँ पे इधर है और यहाँ पे और है। तुम देखोगे कि इधर के बाद एक पूरी भरी हुई सेंटेंस आई हुई है, तो और के बाद भी पूरी भरी हुई सेंटेंस आएगी। क्लियर? अब देखो तो एक नॉट ओनली है और एक बट आल्सो है। नॉट ओनली के बाद तुम देखोगे कि एक इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया हो उसको इन्वर्टेड बोल देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड माने उल्टा। जैसे मान लो टी शर्ट पहने, उल्टा करके पहन लो, है ना। गंजी टी शर्ट के ऊपर पहन लो तो इन्वर्टेड हो जाएगा। उसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको सेंटेंस के बाहर निकाल के फेंक दो तो उन्हें इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। अब ये इन्वर्जन जो है ना, अंग्रेजी में बहुत शानदार चीज है। अब मैं आपको धीरे धीरे इन चीजों को भी मैं सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में कहाँ इन्वर्जन हो जाता है। क्लियर? ठीक है, वो बहुत मजेदार चीज है, तो उस पर भी हम लोग कभी पहुंच जाएंगे, है ना। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जिस तरह की चीजें दिख रही है तुम्हें नॉट ओनली के बाद, वही चीज ठीक यहाँ पे तुम्हें बट आल्सो के बाद भी दिख जाएगी। अच्छा, ये था तुम्हें ये समझाने का कि करेक्ट तरीका क्या होता है। अब जब तक तुम उसका गलत तरीका नहीं देखोगे वो बात तुम्हें ध्यान से समझ में नहीं आएगी। चलो देखो तो यहाँ पे नॉट ओनली है। नॉट ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है? एक इन्वर्टेड सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन तुम देखो तो बट आल्सो है। बट आल्सो के बाद क्या एक सेंटेंस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद जो लिखोगे ठीक उसी तरह का चीज तुम्हें बट आल्सो के बाद भी लिखना है। ठीक है, तो ये गलत है। अब आ जाओ, ईदर के बाद तुम देखोगे कि एक पूरा भरा हुआ सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन और के बाद क्या पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी बात गलत हो गई। क्लियर? ये छोटी सी बात है, ध्यान में आनी चाहिए। आगे बढ़े। चलो, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें देखना है कि कहाँ गलती निकली, कहाँ गलत हो गया है हमसे। देखो तो इधर टीम विल विन, अब इधर के बाद और आया हुआ है, देख रहे हो, और है और यहाँ पे इधर है। अब तुम देखोगे यहाँ पे पूरा सेंटेंस है और यहाँ पर भी पूरा सेंटेंस है, तो ये गलत है कि सही? तो ये है करेक्ट, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेंटेंस क्या है? ये करेक्ट सेंटेंस है। अब आ जाओ, नॉट ओनली और इधर देखो तो बट आल्सो। नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन आया हुआ है एक सेंटेंस में, इन्वर्टेड सेंटेंस है इसको बोलो। और यहाँ पे तुम देखोगे क्या सेंटेंस है? पूरा पूरा सेंटेंस तो है ही नहीं, इन्वर्जन तो क्या ही कह सकते हैं, वो सेंटेंस ही नहीं है। तो ये है रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है। अब आगे आ जाओ, बोथ यहाँ पे है और यहाँ पे एंड है। बोथ के बाद टीचर्स है और एंड के बाद स्टूडेंट्स है ना। ठीक है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे भी नाउन और यहाँ पे भी नाउन, यानी कि ये है करेक्ट। आगे आ जाओ, वेदर है ना, ही इज रेडी और नॉट, ये पूरा सेंटेंस, सॉरी क्या यार। ठीक है, अब देखो तो इस वेदर और नॉट, अब उसके बाद भी एक पूरा सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब आ जाओ, कह रहा है कि नीदर सॉल्यूशन इज इजी नॉर इट विल क्विक टू इम्प्लीमेंट। अब तुम यहां देखोगे नीदर है
और इधर नॉर है, नीदर के बाद पूरा सेंटेंस, नॉर के बाद भी पूरा सेंटेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो, आज की क्लास इतनी ही थी, उम्मीद है तुमको समझ में आई होगी बात। अब एक काम करना, मैं तुम्हें जो होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को कृपया अच्छे से बना लेना, ठीक है? और बनाओगे मजा आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। 1 मिनट डिस्कार्ड करते हैं, काहे कीप करेंगे भैया, कीप नहीं करना होता है।